हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, तो मैंने काफ़ी जो पेपर थे उनमें से छाट के क्वेश्चंस लिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं 50-60 के करीब क्वेश्चंस होंगे। तो इनको पहले पॉज करके आप खुद से सोल्व करके देखो और कमेंट में मुझे बताओ कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें से ठीक हुए। इससे आपको अपनी तैयारी भी पता लगेगी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लेवल अप भी हो सकता है और लेवल कई क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान होते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन देखो, टू की पावर एन की टू की पावर 2n-1 1/8 की पावर n-3। तो n का मान बताना हमने। देखो टू की पावर n-1 है, यहाँ भी किसी ना किसी चीज़ की पावर n-3 है। तो ऐसे आप कंपेयर नहीं कर सकते जब दोनों बेस सेम हो। जैसे टू की पावर है तो यहाँ भी टू की पावर होना चाहिए, चाहे यहाँ कुछ हो, उसी के बाद आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ क्या दे रखा, 1/8 की पावर ऐसे दे रखा है n-3। तो पहले इसको टू बनाना पड़ेगा। तो 1/2 की पावर 3 होता है 8, और इसकी पावर n-3 कर दो। तो 1/2 की पावर 3n माइनस का 3 × 3 करोगे तो 9। ठीक है, ये होएगा। अब जब दो को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो दो तो यू का ही होगा, पावर माइनस में हो जाती है। तो माइनस का तो 3n और प्लस का 9, माइनस का साइन चेंज करके 9 कर दिया। अब कंपेयर कर सकते हो आप, 2 की पावर 2n-1 इक्वल्स टू 2 की पावर -3n प्लस 9। तो इससे क्या होगा कि 2n-1 किसके इक्वल होगा, माइनस के 3n प्लस 9 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे करोगे तो 2 और 3 ये 5n की वैल्यू 10 के इक्वल, n की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, तो n का मान यहाँ 2 आएगा, यानी सी आंसर हो गया। इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकंड क्वेश्चन में चलो, पिता की उम्र अपने बेटे रोनित से 3 गुना अधिक है। इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने का आसान तरीका बताऊंगा। सिंपल सा तरीका होता है इसका, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। पिता की उम्र अपने बेटे रोनित से 3 गुना अधिक है। 8 साल बाद वह रोनित की उम्र का 2.5 गुना होगा। अगले 8 वर्षों के बाद रोनित की उम्र का कितना गुना होगा। तो सबसे पहले ये पिता है, मान लो ये रोनित है। तो पिता की उम्र रोनित से 3 गुना अधिक है, यानी अगर इक्वल करना होगा तो रोनित 3 गुना अधिक है पिता की। अधिक किसकी है, पिता की अधिक है ना। तो पिता को कुछ मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि उसके तो पहले अधिक है। रोनित को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया इक्वल। 8 साल बाद पिता कितना होगा, p+8 होगा। और रोनित कितना होगा, r+8। रोनित मान लो अभी r है, इस टाइम रोनित r है प्रेजेंट में। तो 8 साल बाद क्या होगा, r+8। ये तो इक्वेशन 1 थी मतलब। ठीक है, 8 साल बाद रोनित की उम्र का 2.5 गुना होगा। अब रोनित की उम्र तो ये होगी 8 साल बाद, इसका 2.5 गुना। 2.5 गुना कितना होता है, 2 सही 1/2, यानी 5/2 होता है 2.5 गुना, सीधा सीधा। अब इसको सोल्व कर लो। p की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, 3r पुट कर सकते हैं। तो 3r+8 इक्वल्स टू, अगर इसको गुना करोगे आप, देखो इस 2 को ना उधर ले जाओ तो 2 यहाँ गुना हो जाएगा। और ये r 5r प्लस 8×5 = 40। अब 6r प्लस ये कितना हो 16 इक्वल्स टू 5r प्लस का 40। r उधर जाएगा तो r इधर हो गया, और 40 में से 16 माइनस करना हमने, तो ये कितना आ गया 24 हो गया ये। तो रोनित की जो अभी आयु है वो 24 है। इसने कंपेयर करने को बोला 8 साल के बाद। अभी अगर रोनित 24 का है तो उसके फादर कितना होगा, 24 को 3 से गुना करना है ना हमने। तो पिता तो आ गया इसका 24 या 72, रोनित हो गया 24। 8 साल के बाद कितना होगा ये, 8 से गुना प्लस कर दो 8, इसमें भी 8 प्लस, ये 80 हो गया, ये 32 हो गया। अब 32 जो है रोनित की उम्र का कितना गुना होगा, 32 का कितना गुना है 80। तो देखो 32 को किसी चीज से हमने गुना करना है, मान लो x से गुना करना है, और वो 80 बन गया। तो x की वैल्यू पूछी, यहाँ 80/32 कर दो। 16×5 = 80, 16×2 = 32, 5/2 यानी 2.5 गुना होगा। तो इसका आंसर भी आएगा। ठीक है, तो 2.5 गुना होगा भाई, ये आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से सोल्व करना था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसका मान बताना है। तो देखो पॉइंट्स के बाद में कितनी जीरो हैं, और मतलब कितने स्थान है, 3 और 3 6। तो जब भी हम रूट करते हैं ना तो पॉइंट 3 स्थान छोड़ के आएगा, क्योंकि 6 था, 6 का आधा कर दो, 3 स्थान पे आएगा पॉइंट। ये तो सीधी सी बात है। तो 441 का रूट कितना होता है, 21 होता है। वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है। और 3 स्थान के बाद जीरो आनी चाहिए, तो 21 तो यूं का ही हो गया, और एक जीरो यहाँ हो जाएगी, तो 0.21 ही होगा बी। आपको वर्गमूल वगैरह निकालने आने चाहिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो आपको कोई भी नंबर देता हूँ मैं यहाँ पे, उसका वर्गमूल निकालना है आपने। मान लो आपने निकालना है 11/25 का निकालना है। तो इसमें क्या होता है, 2 स्थान ये 2 स्थान ये तरीका होता है। तो पहले से 3 से 3 पे गया, 3×3 = 9। अब ये दो दो ये 25 यूं का ये पूरा उतरेगा। 3 का डबल क्या होता है, यहाँ 6 होता है। ठीक है, अब ये कितने पे जाएगा, देखो 5 पे कोशिश करो इसको जाने की।
1125 किसी का होता भी है, नहीं होता मेरे हिसाब से, होता नहीं वैसे किसी का। 6 को इससे 6 चौक 24, 4 पे तो नहीं बनेगी बात, होता नहीं 1125, मतलब तरीका ये होता है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि तरीका ये होता है, तो इस तरीके से सोल्व होता है। ये तरीका आपको आना चाहिए, कई बार यूजफुल हो जाता है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया था, इसके बाद आगे चलते हैं। एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पे दुकानदार को 14% का लाभ होता है। 2850 में उसने बेच दिया है, ये मतलब उसका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य को हिंदी में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो 2850 उसका क्या है, विक्रय मूल्य है। 14% का उसको लाभ हुआ है। जब उसको 14% का लाभ हुआ तो मतलब 114% की वैल्यू है ये 2850 जो है ना, ये आपकी 114% की वैल्यू है। लाभ जोड़ के होता है विक्रय मूल्य। यदि लाभ घटकर 8% रह गया, अब लाभ कितना रह गया 8%, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा 108% हो जाएगा। लाभ कम किया आपने तो विक्रय मूल्य पूछा इसने, तो जो 2850 है ना वो किसकी वैल्यू है 114% की। निकालनी कितने की है 108 की, तो ऊपर 108 को रख दो। इस तरीके से सोल्व करते हैं इसको। जो निकालना होता है वो हमेशा ऊपर रहता है, जो दिया होता है वो नीचे। 114 नीचे आएगा, 108 ऊपर आएगा। ठीक है, चाहे जैसे वो नहीं करते थे आप, 114% की वैल्यू 2850, एक की क्या होगी बटे में ये, और 108 की ये होगी। तो इस तरीके से भी सोच सकते हो। 19 से काटो, 19 का 114, 19 से कटेगा, 19 से कम 19, और बच्चा कितना 9, 19 95 जीरो। 6 से इसको काटोगे तो 6 कम 6, 6 48, 18 इंटू 15 करना है, जीरो यू क्यों, 18 पंजे 90, 9 18 कम 18 और 9 2700 रुपये होगा इसका आंसर, यानी बी आंसर है इसका। आगे चलते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 9 की गुणज है। 9 की गुणज यानी 9 के मल्टीपल होने चाहिए। इंग्लिश में बात करें तो 5 संख्या पूछ रहा है, जब भी देखो 5 पूछे, 7 का पूछे, और आपको पता है लगातार बढ़ेगा। जब पहला 9 का गुणज 9 होगा, दूसरा क्या होगा 18, 9 दूनी 18, 9 तेरह 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ठीक है, इनका औसत पूछा भाई, एवरेज पूछा है। तो जब भी ना क्रम वाइज हो ना, देखो सबका डिफरेंस कितना 9 9 9 है, तो आ के बीच के उत्तर मार देना बीच वाली संख्या। 5 का पूछा ना, 6 का पूछेगा तब नहीं कर सकते ये इसने बोला 5। जब भी विषम का पूछे 5 7, तो बीच वाला 5 का तो बीच कर सकते हैं ना हम, 3 2 इधर छोड़ दो 2 इधर, तो इसका 27 आंसर होगा। लेकिन अब मैं इसको पूरे तरीके से करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, औसत क्या होता है, इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे हम, तो इन सबको जोड़ो, 18 और ये कितना 27, 27 27 54, 54 में 36 जोड़ोगे, 54 और 6 हो गया 60 30 90, 90 में 45 जोड़ोगे तो 135 हो गया टोटल इन सबका सम। और सबके सम को जितनी संख्या उससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 7 35, तब भी 27 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो ये जो बताया मैंने विषम के केस में होगा, मान लो यहाँ 9 नंबर दिए होते, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक आपको यहाँ आगे बता देता हूँ। मान लो आपसे पूछे 2 4 6 8 10 12 और 14 3 4 7 हो गए ना, तो इनका पूछ ले औसत क्या होगा। लगातार आपको पता 2 2 का गैप है, तो ये 8 इनका औसत होगा, चाहे करके देख लो। 2 4 6 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 42 हो गया, 42 और 46 और 56 हो गया टोटल। और 56 को जब कितनी संख्या है टोटल 7, 7 से डिवाइड करोगे 7 और 56, तो देखो औसत 8 ही आया। ठीक है, तो ये उसी केस में होगा जब विषम हो, टोटल नंबर है 7 विषम में आता है और लगातार बात हो। ठीक है, अब 10वां को ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद द्विघात समीकरणीय एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल क्या है। मूल इंग्लिश में बोलते हैं रूट। रूट निकालने के कई तरीके होते हैं। एक तो फैक्टर विधि होती है, एक आपका एक फॉर्मूला आपको ने पढ़ा होगा, माइनस बी जमा घटा बी स्क्र माइनस 4ac/2a, एक ये फॉर्मूला होता है रूट निकालने का। और इसका तो सिंपल सा ही होगा, मेरे को लग रहा है इक्वेशन बन रही है 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो फैक्टर विधि से बता रहा हूँ मैं इसको, एक्स स्क्र माइनस, अगर हम इसको गुना करें तो आना चाहिए 4x² माइनस का, और जब घटा करेंगे तो ये आना चाहिए। तो माइनस का तो 4x प्लस का x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक वीडियो बना के डाल दूंगा मैं रूट वाली, रूट निकालते कैसे, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है। x कॉमन आ गया, x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 भी 0 का इक्वल, x माइनस 4 भी 0 का इक्वल। तो x की वैल्यू यहाँ 4 आ गई, यहाँ x की वैल्यू आ गई -1। तो -1 इंटू -1 और 4 इसका आंसर हो गया, यानी बी आंसर है इसका। अब आगे चलते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या में बदलना है। ये जो जिसके नीचे 2 दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं बाइनरी। तो ये बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो देखो अगर आपको नहीं आता तो इसको छोड़ भी, MPHW में आया क्वेश्चन।
और वैसे अगर तरीका मैं बताऊं तो हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक टोटल संख्या होंगी। उसके बाद जब 10 आएगा तो उसको ए बोल देंगे, 11 को बी बोल देंगे, 13 को सी, 14 को ऐसे करके होते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर मतलब टोटल से 16 नंबर होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूँ वैसे तो यहाँ कर देता हूँ मैं। इसका आंसर आपको 0 1 0, जो न्यू है उनको शायद ना भी आए ये मेथड में, 4 4 के टुकड़े बना लो इसमें, तो ये 4 4 नंबर के टुकड़े बन गए ऐसे। तो इसमें करते क्या है, जैसे 0 है, ये 0 ये 1 ये 1, तो ये पहला स्थान होता है 0 की पावर 1, जो भी यहाँ होगा। अब इस 0 की पावर 1 के बाद 1 का दुगुना 2, इस 1 की पावर क्या होगा, 1 2 का दुगुना 4, 1 2 4, और यहाँ होता है 8, इस 1 की पावर 8। तो फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, पावर जोड़ देते हैं, लेकिन पावर सिर्फ उसकी जोड़ेंगे जिस एक वाले की पावर, 0 की नहीं जोड़नी। 8 + 4, 8 1 की पावर थी इसकी 4 है, तो मतलब टोटल 1 की पावर कितनी है कि 12, तो ये हो गया 12। 12 पे कौन सा नंबर आता है, मैंने बताया था 9 तक तो गिनती होती है, 10 की 1 होगा, 10 की जगह, 11 की जगह बी, और 12 की जगह सी, तो इस 12 के नाम का सी आएगा। ठीक है, तो पीछे तो पता लग गया सी आएगा। अब इसको सोल्व करोगे ना अगर आप, तो ये 0 की पावर क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0 की पावर तो 1, कोई मतलब नहीं बना। 1 की पावर कितनी होगी, 2, ये 0 की पावर लिखो ना लिखो बराबर ही है। ठीक है, 2 का दुगुना 4 होता है, 1 की पावर 8, तो अभी पावर जोड़नी है किसकी, एक वाली पावर जोड़नी है हमने। 8 और +2 कितना हुआ 10, और 10 की जगह कौन सा नंबर आता है, ए आता है, तो ये हो गया ए। अब ये 0 1 दे रखा है, तो 1 की पावर क्या होगी, 1 की पावर 1 होगी, तो 1 की पावर 1 तो 1 ही होता है, तो 1 यूं का होगा 1, फिर आएगा ए, फिर उसके बाद सी, और ये लिख दो 16, ये हेक्साडेसिमल नंबर ये होता है। तो इसका सी आंसर होगा। देखो अगर आपको समझ आता है ठीक है, नहीं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट था नहीं है, पूरा आपको सीखना पड़ेगा कोई कंसेप्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। एक्स इक्वल्स, एक्स का मान बताना हमने, ये मैट्रिक्स होगी, ये तो आसान है ये भी। मेरे को जिसको ट्रिपलेट याद है ठीक है, नहीं याद तो अपना देख लेना भाई, पेपर में सो करते रहना। मेरे को ये बता, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करूंगा तो 13 का स्क्वायर बन जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। पहुंच करके देखना भाई इसको। 5 8 का स्क्वायर 64, 15 15 225, 17 का 289, तो 25 24 7 24 25 होता है, सीधी सी बात है। तो 25 का 625, ये तो एसएससी वालों को तो वैसे ही याद होते हैं, 576 और 749, इनको जोड़ो तो ये होता है, तो 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, जिसको ट्रिपलेट याद हो गया तो आंख मीच के मार देगा इसका आंसर। अगले चलते हैं, ये छोड़ दो, ये आपके समझ नहीं आएगा, डेरिवेशन है, पता नहीं क्यों पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे चलो। विक्रय मूल्य तय करने में लागत मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए कि 10% का कमीशन देने के बाद 20% का लाभ हो उसके। विक्रय मूल्य तय करने में लागत मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 10% कमीशन देने के बाद 20% का। लागत मूल्य क्या होता है, लागत मतलब जितना आपको पड़ा। देखो तो भी मैंने बोला कि इंग्लिश में सही होता है कोई भी क्वेश्चन है, हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन है। लागत मूल्य मतलब एक तरीके से क्रय मूल्य कितना बढ़ाएं कि 10% कमीशन देने के बाद 20%, मान लो क्रय मूल्य 100 है, लाभ कितना हो रहा है 20% का, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 120 हो जाएगा। 20% का तो उसको लाभ ही हो रहा है। कमीशन कितने परसेंट का दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, कमीशन मतलब डिस्काउंट, ताकि 10% का कमीशन देने के बाद 20% का लाभ हो उसके। अब 120 जो है उसमें 10% कमीशन दे रहा है, यानी 120 90% की वैल्यू है, तो आप 100% की निकाल दो तो आपको पता लग जाएगा कि इसका कितने में से कमीशन दिया आपको। एक क्या बोलते हैं उसको, मार्केट प्राइस पता लग जाएगा, मार्क प्राइस। तो इसको 0 से 0 काट लो, 3 3 9 3 चौक 12, तो मतलब एक तरीके से 400/3 जो है वो आपका, ये आपका आ गया क्रय मूल्य। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, तो ये आ गया एमपी, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस बोलते हैं इसको। तो एक 400/3 यानी 133 सही 1/3 हो गए, ये हो गया ना, 3 एकम 3 बचा 1 3 3, हाँ ठीक है। तो ये क्रय मूल्य कितना बढ़ाया हमने, 33% बढ़ाया ना, 33 से 1/3% बढ़ाया, तो ये आंसर होगा इसका। सीधा सिंपल था। आगे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है नहीं, ये देखो, अभी एक भी मैट्रिक्स है, तो जो ये मेरे को यहाँ पे लिख रहा है कि 6 चौक 24, 12 को तो फिर गुना नहीं कर सकते, तो ये तो कंसेप्ट बनानी। अब इसको गुना करके देख लो, 24 तिया 72, 16 16 छिकम 96 है ना, 24 तिया 72, 3 का डबल कर दिया 6 हो गया, 16 छिकम 96, 6 का डबल कर दिया 12 होगा। तो इसका क्या करूं कि मैं ये 18 हो जाए,
18 का आधा कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, तो 12 12, एक सेकेंड, 6 से 12 पे उल्टा कर दिया ना मैंने, उल्टा कर दिया। ऐसे होगा कंसेप्ट, ऐसे तो आएगा नहीं, ऐसे होगा 6 को 72 से करो, 12 6 72, 12 को डबल कर दिया 72, 72 बाई 6 12, 12 को डबल कर दो 24 आ गया। ऐसे ही 96/12 कर दिया, 12 8 96, 8 को डबल कर दिया यानी 16 आ गया। 108/18, 18 छिका 108, 6 को डबल कर दो यानी 12 आ गया। तो इसका आंसर 12 आएगा, यानी ए आंसर होगा इसका। पी और क्यू दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, पी क्यू 64 दे रखा है, पी और क्यू का गुणा पूर्णांक है भाई, दो धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पी प्लस क्यू का मान नहीं हो सकता? पी प्लस क्यू का मान इनमें से क्या नहीं हो सकता? पी और क्यू अलग अलग नंबर हैं, पी और क्यू की गुणा करनी है हमने, तो 64 आनी चाहिए। अगर 64 और 1 की गुणा करूँ तो मैं 64 आ जाएगी, इनको जोड़ूंगा पी प्लस क्यू तो 65 बना, तो 65 तो ऑप्शन में दे रखा है, हो सकता भाई। पी मान लो 8 है, क्यू भी 8 है, तो 8 8 कितना हुआ? 16 गुणा 64 होगी, तो 16 भी दे रखा है। या फिर 16 चौका 64, और 16 और 4 क्या होगा? 20 हो गया। तो ये भी हो सकता है, लेकिन 35 नहीं बन सकता ना, तो सी आंसर होएगा। तो 35 नहीं बन सकता। ये दे रखा है, आसान क्वेश्चन है। x/y मान लो 3:2 दे रखा है, तो x की वैल्यू 3 मान लो, इसकी 2 मान लो, पुट कर दो उसमें। 7x 7 इंटू 3 प्लस 11 इंटू 2 बटे में 5x 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 21 और 22 है ना। 7 21, 11 दूनी 22, 21 और 22 कितना हुआ? 21 42 43 हो गया, और ये कितना? 5 15 और 2 दूनी 4, 15 4 19। तो बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि एक किसी बॉक्स में आइसक्रीम कोन के लिए चॉकलेट का अनुपात 7:1 दे रखा है, चॉकलेट की संख्या 28 दे रखी है, आइसक्रीम कोन की संख्या, आइसक्रीम कोन के लिए चॉकलेट का अनुपात बोल रहा है। अब तक हिंदी बहुत कंफ्यूजन है, अब चॉकलेट किसको माने, आइसक्रीम किसको माने। तो मुझे लग रहा है 7 का मल्टीप्लाई, ये चॉकलेट पहले 7:9, ये कह रहा है आइसक्रीम कोन के लिए चॉकलेट का अनुपात, यानी ये चॉकलेट होगी, आइसक्रीम कोन होगा। हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन होती है, इंग्लिश में पढ़ लिया करो, और पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, साइड में क्वेश्चन लिखा होता ना, एक साइड इंग्लिश एक साइड हिंदी। तो जो क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आया तो उसको इंग्लिश में पढ़ दो। चॉकलेट की संख्या मान लो 28 है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 9 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 होगा आइसक्रीम, यानी डी आंसर है। 10 वर्ष पहले चंद्रवती की माता अपनी पुत्री से उम्र में 4 गुना बड़ी थी। 10 वर्ष पहले चंद्रवती की माता अपनी पुत्री से उम्र में 4 गुना बड़ी थी। अभी मदर है ये, और इधर है चंद्रवती, ठीक है, प्रेजेंट एज है चंद्रवती की, मदर की एम मान ली। 10 वर्ष पहले तो m-10 होगी, चंद्रवती 10 वर्ष पहले c-10 होगी। 10 वर्ष पहले तो -10 ही करोगे, अगर आप आज 20 साल के हो, 10 साल पहले 10 साल के हो गए, -10 किया ना आपने। अपनी पुत्री से उम्र में 4 गुना बड़ी थी, तो माता बड़ी थी, तो 4 गुना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 10 वर्ष के पश्चात माता पुत्री से उम्र में 2 गुनी होगी भाई, इसके 10 वर्ष बाद, ठीक है, तो m के 10 वर्ष बाद c भी 10 कर दो। माता पुत्री से उम्र में 2 गुनी होगी, अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूछा वर्तमान आयु पूछा है, तो अगर मैं इन इक्वेशन को सोल्व करूं तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो m से m तो कट ही गया, माइनस 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 का 20 हो गया, इक्वल्स टू, अगर ये 4 को c से मल्टीप्लाई, 2 को c से, अगर यहाँ माइनस होगा तो 4c से 2c गया तो 2c हो गया। 4 को करोगे -40, 2 को ये 20, -40, और यहाँ भी माइनस आएगा तो -20 माइनस का 60, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 40, 2c की वैल्यू 40 आ गई, और c की वैल्यू आपकी आ गई 20। पुट कर दो किसी भी इक्वेशन, मान लो इसमें पुट करता हूँ, 20 में 10 गया 10, तो ये 40, m की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल्स टू 10 उधर जाके प्लस का, यानी 50 आ गई। पूछा क्या है, चंद्रवती की वर्तमान आयु कितनी है? चंद्रवती की वर्तमान आयु तो ये है ना c, तो 20 वर्ष है, 3 आंसर हो गया इसका। चंद्रवती पहले ही आ गया था, हमारा माता निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे। ए बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए 150 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए उधार देता है। 600 रुपये 2 वर्ष के लिए देता है, 150 4 वर्ष के लिए देता है, कुल मिलाकर दोनों में 90 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। ब्याज किधर पूछा इसने, देखो 600 रुपये दिए उसने 2 वर्ष के लिए, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बटे 100, ये होता है ब्याज, ठीक है, तो इसका कोई ब्याज आया,
फिर उसने क्या करा, 150 दिए 4 साल के लिए और रेट बटे 100, दोनों को जोड़ देंगे अगर हम तो 90 रुपये ब्याज है, यही कह रहा है ये, 90 रुपये साधारण ब्याज है। तो कर लो सोल्व, आर बटा मैंने 100 कॉमन ले लिया तो 600 इंटू 2 1200 प्लस 150 को 4 से करोगे तो 600 और ये 90 हो गया, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा आर और ये कितना 1800, ये हो गया 9000। आर की वैल्यू 18×5 = 90 तो 5% हो गया भाई, सीधी सीधी बात है। तो ये 2 आंसर हो गया। नागफनी और रसदार अभी जीके के क्वेश्चन देखो। नागफनी रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजाति की समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के कहाँ स्थित है? तो बगीचा जो है ना हरियाणा में सबसे बड़ा वो पंचकुला में स्थित है, सी। और पंचकुला में भी मेरे को लग रहा है सेक्टर 5 में है, कैक्टस गार्डन है, एक यवनिका है। यवनिका में तो कपल वगैरह हो जाते हैं, तो जो पंचकुला में रहते हैं उनको पता भी होगा। तो ये पंचकुला में स्थित है, सी आंसर है। सोनीपत में कोई बगीचा नहीं है, मेवात में तो वैसे कोई कुछ नहीं है, यमुनानगर में भी नहीं है। ठीक है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? 1873 में बना, रेवाड़ी में है, ये बी आंसर है। और रेवाड़ी में ना कौन सा इंजन है वो, डीजल इंजन नहीं, स्टीम इंजन रेवाड़ी में था ना, वो याद रख लेना। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मेवात है। सबसे पिछड़ा और सबसे कम साक्षरता वाला मेवात है, तभी तो मेवात में पोस्टिंग लेने के लिए लोग इतना खुश नहीं होते, मेवात से ट्रांसफ़र करने कोई फिरते हैं, मैक्सिमम टीचर की पोस्टिंग आती है मेवात में। ठीक है, आगे चलो। हरियाणा में ओट बैराज किस नदी पे स्थित है? तो ओट बैराज जो है सी, गग्गर हकरा नदी पे स्थित है। शासक विग्रह राज 4 के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? तो ये आएगा टोपरा स्तंभ में, बी आंसर है। बुंडेस्टैग और बुंडेजेट में डैश में विधायिका के 2 सदन है, तो किस में है 2 सदन? ये है आपके जर्मनी के अंदर है, सी आंसर होगा इसका। ये सारे क्वेश्चन करके देखना और बताना मुझे कितने को आपका ठीक मिले। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के में मंडल नहीं है? मंडल देखो हरियाणा में कौन कौन से हैं, हिसार मंडल है, रेवाड़ी मंडल नहीं है, बी आंसर होगा इसका। रेवाड़ी मंडल नहीं है, रेवाड़ी आता है गुड़गांव के अंडर आता है रेवाड़ी। रोहतक भी मंडल है, तो रेवाड़ी इसमें मंडल नहीं है। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? फरीदाबाद, राजा नुहार सिंह, मलिक मुद्दन खान, शेख फरीद। फरीदाबाद फरीद दिख तो रहा है, तो सी आंसर होगा इसका। फरीदाबाद आसानी था। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैस के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। ये क्या है? एवोगैड्रो का नियम है ये, बी। और एवोगैड्रो का वो शायद क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻⁴ कुछ पावर होती है, मुझे याद नहीं है, 26 होती है, पता नहीं कितनी होती है। आगे चलो। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? गरीबदास ने की थी, है ना, संत गरीबदास, सी आंसर होगा इसका। सी नहीं, बी आंसर होगा, गरीबदास। कुल क्षेत्रफल हरियाणा का तो आसान क्वेश्चन है, 44,212, याद रख लेना ही, तो ए आंसर हो गया। भारतीय प्रबंधन IIM रोहतक की स्थापना तो 2001 में हुई थी, बी आंसर होगा। आगे चलो इसका। संक्षिप्त रूप डोस के लिए आता है, तो डोस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डोस, MS डोस जो बोलते हैं। तो MS डोस का पूछा ना इसने, ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, तो इसका आएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सी आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील जो है वो बेकाल झील है, बेकाल झील, ए आंसर। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया, बेकाल झील। एक विक्टोरिया झील फेमस है, तो सी में सी कह रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि विक्टोरिया झील किस चीज़ के लिए फेमस है। हरियाणा में HRDFA का फुल फॉर्म बतानी है। H से तो मान लो हरियाणा हो गया, R से क्या होगा? रेगुलेटरी, रूरल होगा, ये रूरल होगा R से। D से क्या होगा? आपका डेवलपमेंट होगा। F से क्या होगा? फंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसका आंसर होगा बी आंसर होगा, HRDFA। हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना, मामलों, प्रशिक्षण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? समाज न्याय समिति, ग्रामीण विकास समिति, पंचायत समिति कह रहे ना ये, तो पंचायत समिति करेगी ग्रामीण का करना, तो ग्रामीण विकास समिति भी आंसर होगा इसका। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनवाया था? तो सूरजपाल, अब किसने बनवाया होगा? अपने नाम से बनवाएगा, सूरजपाल सूरजकुंड। ठीक है, नाहर सिंह थोड़ी बनवाएगा ऐसे, तो ए आंसर होगा इसका। हरियाणा
पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच डैश कैसे चुनते हैं? खुला मतदान करके। ठीक है, ग्राम पंचायत का सरपंच अनुपस्थित मतदान हाथ दिखाकर गुप्त मतदान खुला मतदान करके करते हैं। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन है, इंग्लिश में करने की कोशिश किया करो। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता दिल्ली और पंजाब में फजीलका को जोड़ता है? तो NH10 है ये, ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं इसको, NH10। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? हर्षवर्धन की रचना नहीं पूछा है भाई। प्रियदर्शिका, कादम्बरी, नागानंद, रत्नावली। रत्नावली तो बाण भट्ट की थी ना, तो डी आंसर होगा इसका। रत्नावली नहीं है, बाण भट्ट की थी, क्योंकि वो। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि अधिग्रहण का उल्लेख है? 254 में है ये शायद, ये कन्फर्म कर लेना। प्राचीन गुम्बद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? भिवानी, कैथल, पलवल। तो ये क्वेश्चन ना, ये इसका कोई एसएससी ने सॉलिड आंसर बताया नहीं है, तो स्टार क्वेश्चन है, तो इसका आंसर पता नहीं है। बाकी कमेंट में आप बताना मुझे, ठीक है, कि कहाँ पे स्थित है हरियाणा में। क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया कि कहाँ पे है गुम्बद स्मारक। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? लोक सेवा आयोग तो मेरे को लग रहा है HPSC की बात कर रहा है। लोक सेवा आयोग तो कौन, राज्यपाल करेगा ना। जैसे यूपीएससी का कोई सदस्य है, उसकी कौन करेगा? उसकी करेगा आपका राष्ट्रपति। तो ऐसे ही हरियाणा का कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। 23 को न्यायमूर्ति जैसी शाह का अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो 31 को प्रस्तुत किया था। ए आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषिक और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समानता, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग करने के लिए मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आपकी 51A में मेंशन है। 11 फंडामेंटल ड्यूटी, 11 है टोटल ये फंडामेंटल ड्यूटी। अगर मैं ये बोलूँ ये कौन से नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये 5वें नंबर की है। 5वें नंबर ई, तो यानी ई पार्ट होगा ये। फंडामेंटल ड्यूटी जो 11 है ना, उसमें भी ई पार्ट है। आजकल ये भी पूछ लेता कौन सा पार्ट है, ठीक है। 32 तक तो देखो, 32 का ये पार्ट होता है ना, 45 का ये पार्ट होता है ना, 50 का होता है, 51 का ही होता है। तो डी आंसर है, आसान क्वेश्चन था। हरियाणा में किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो? करो कहीं पे आपको ऐसे करो लिखा होगा, तो मोरनी हिल्स में ना ये, तो ये आंसर होगा इसका, पंचकुला में। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो सरदार हुक्म सिंह की उस पर हुआ था। भाषी आधार पे बनाए थे राज्य, और भाषी आधार पे जब लैंग्वेज के बेसिस सबसे पहले जो राज्य बनाया था वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश बनाया था सबसे पहले। आंध्र प्रदेश भी कैसे बना था कि एक बंदा भूख हड़ताल पे चला गया था और वो डेथ ही हो गई थी उसके बंदे की। भाषी आधार पे बना था। और कमेंट में बताओ आंध्र प्रदेश बना कब था। तांगनिका झील कहाँ पे स्थित है? उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तांगनिका झील बताओ कहाँ पे। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू किया था? तो 1977 में लागू किया था। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल होता है। जब भी कोई स्टेट ढंग से गवर्न नहीं कर पाता कोई भी स्टेट, तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो हरियाणा में दूसरी बार लगा था 19, जब जैसे मान लो किसी स्टेट के अंदर कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, तो उस, अच्छा ऊपर वाला नहीं बताया मैंने। तागनिका झील कहाँ पे स्थित है? तो अफ्रीका में ही है तागनिका झील। तो दूसरी बार 1970 में लगा था, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। देखो पहले इमरजेंसी 3 टाइप की होती है। आर्टिकल 352 कहता है नेशनल इमरजेंसी, और 356 कहता है स्टेट इमरजेंसी। और स्टेट इमरजेंसी कोई प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लगती है। और 360 में होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 टाइम की इमरजेंसी होती है। जैसे कोई युद्ध हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पूरे नेशन के अंदर इमरजेंसी लगती है। मान लो किसी स्टेट के अंदर सरकार ढंग से काम नहीं कर रही, या कुछ एक स्टेट में मान लो कोई आंदोलन चल गया, कुछ भी चल गया, ठीक है, तो उस स्टेट में लगा देते हैं। जैसे 1984 में पंजाब में लगा था, जैसे उस तरीके से। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो हिंदी में ना प्रोनाउंसिएशन मुश्किल हो रही है। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है हरियाणा में? पंचकुला में ही है, डी आंसर है। फतेहाबाद में कोई वन नहीं है इतने खास। गुड़गांव में तो पता ही है आपको क्या ही हुआ, पानीपत में भी रिफाइनरी वगैरह ये वो है। पंचकुला में ही है।
1977 में अशोक मेहता समिति ने डैश की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी, तो पंचायत समिति की, ये आंसर होगा इसका। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, सी आंसर होगा। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। पंचायत समिति की बात कर रहा ना, तो विकास अधिकारी, ब्लॉक ऑफिसर जो होता है ना, उसके ऊपर ही होंगे, ये आंसर है इसका। राष्ट्रपति की बड़ी बात गई नहीं, अध्यक्ष भी नहीं, आयुक्त भी नहीं, तो ये आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? हरिश्चरित्र होगा इसका आंसर। बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र लिखे थे, डी आंसर है बाणभट्ट। वो आगे क्वेश्चन क्या था, वो बाणभट्ट का ही क्वेश्चन था ना वो भी। हाँ ये था, राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है, तो रत्नावली नहीं है, रत्नावली बाणभट्ट की थी ना अपनी। हरिश्चरित्र और रत्नावली। कौन सा राजा हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश करता है। और हिमाचल के अलावा कौन कौन सा करता है? देखो, हरियाणा में सबसे पहले पंजाब करता है सीमा, हिमाचल करता है, उत्तर प्रदेश करता है, राजस्थान करता है, और कौन करता है? दिल्ली भी करता है, ऐसे चंडीगढ़ भी करता है, और उत्तराखंड भी करता है। उत्तराखंड भी हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड का ध्यान रखना आप, उत्तराखंड भी करता है, ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर डैश द्वारा बनाया था? तो कृष्ण वन ने बनाया था, सी आंसर इसका। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? मतलब जहां पे युद्ध हुआ है एक तरीके से, युद्ध स्थल विश्व का? अक्साई चीन। अक्साई चीन ना, चीन ने कब्जा रखा है वैसे अक्साई चीन। कारगिल का जो युद्ध हुआ था, कारगिल से तो ऊपर भी था युद्ध स्थल, है ना, क्योंकि कारगिल वॉर में क्या था, मान लो ये कारगिल है, तो ऊपर से पाकिस्तान वाले ऐसे ऊपर से फायरिंग कर रहे थे, तो कारगिल से ऊपर जगह पे थे वो। लद्दाख, तो इसका आंसर ना सियाचिन ग्लेशियर ही है, तो सी आंसर है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। एक बाइट के आधे भाग को क्या बोलते हैं? नीबल बोलते हैं इसको, डी आंसर है। देखो, एक बाइट के अंदर ना 8 बिट होते हैं, और एक निबल के अंदर 4 बिट होते हैं, ठीक है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में कौन सा प्रावधान संबंधित है? तो इसमें मतदाताओं की सूची तैयार करना प्रावधान है। इसको ना आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, झूठी घोषणा करना कुछ प्रावधान हो नहीं सकता। चुनावी विभाजन भी पंचायत थोड़ी देखेगा, चुनावी विभाजन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन देखेगा, तो यही आंसर होगा, मतदाताओं की सूची तैयार करना पंचायत का तो यही काम होगा। तो ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो इस वजह से बताओ आपको कितने क्वेश्चन आते थे, कमेंट करके बताना, और ये क्लास बताना आपको कैसी लगी। देखो, इसमें मैंने इतना एक्सप्लेन करा नहीं है, सिर्फ सोल्व करें क्वेश्चन। तो आगे कोई क्लास लाऊंगा, कोई टॉपिक होगा, तो उसमें मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आप रिस्पॉन्स इसका ठीक से देना, वो देखते हैं फिर आगे, फिर ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और बाकी शेयर कर देना वीडियो को।